हिमाचल प्रदेश के शांत और पहाड़ी इलाके बिलासपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। मंगलवार सुबह एक निजी यात्री बस जो बिलासपुर से सोलन की ओर जा रही थी, अचानक संतुलन खो बैठी और एक गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं वहां मौजूद लोगों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी और एक तीखे मोड़ पर चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे बस सीधे करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण पुलिस, फायर ब्रिगेड और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। माना जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं और अंधेरा और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां राहत कार्य में बाधा बन सकती हैं। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय निवासी और प्रशासन मिलकर पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी जाहिर की है। यह हादसा न सिर्फ एक तकनीकी या मानवीय चूक का परिणाम है, बल्कि ये पहाड़ी इलाकों में यातायात और सड़क सुरक्षा को लेकर मौजूद गंभीर खतरों की ओर इशारा करता है। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लंबे समय बाद अखिलेश यादव ने रामपुर जाकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से मुलाकात की। इस मुलाकात से पहले ही आजम खान ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे और सिर्फ अखिलेश यादव से ही मिलेंगे। ये उनकी शर्त थी। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जाने लगे हैं कि आजम पार्टी से नाराज है और शायद बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आजम खान ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि मैं बिका हुआ नहीं हूँ, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही बने रहेंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर दावा वायरल हुआ कि आजम खान ने अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान अपना घर बेचने जैसी कोई बात कही, लेकिन अब तक किसी भी विश्वसनीय मीडिया स्रोत ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, न ही किसी आधिकारिक बयान से इस तरह की कोई बात सामने आई है। ये संभव है कि किसी वीडियो क्लिप को गलत संदर्भ में पेश किया गया और हो सकता है या फिर बयान को तोड़ मरोड़ कर फैलाया गया हो। इस मुलाकात को समाजवादी पार्टी के अंदर मुस्लिम नेतृत्व के भविष्य और आजम खान की नाराजगी को दूर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। रामपुर की राजनीति और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। वैसे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश के दूसरे दलित CJI है, ऐसे में उनके साथ ऐसा व्यवहार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील कोर्ट राकेश किशोर को माफ किया जाना सही नहीं है। जिसका नाम रोशन राकेश किशोर था, इसने चीफ जस्टिस के इजलास में कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस के सामने जूता उतार कर फेंक दिया उसके कोर्ट में। इसका नाम क्या था? राकेश किशोर। हमारे भारत की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो दूसरे दलित जज है। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं, हमारे अंबेडकरवादी आइडियोलॉजी को मानने वालों को पैगाम दे रहा हूं, जो बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं, उन भारत के नागरिकों को जो संविधान को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं। ये तारीखी सरजमीन में खड़े होकर बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में एक शख्स अपना जूता उठाकर चीफ जस्टिस के कोर्ट में फेंकता है। मेरे भाई, आप बताइए क्या हो रहा है? और जब उस शख्स ने नारा क्या लगाया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में नारा क्या लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसने नारा लगाया और अपनी जेब से उसके कागज भी निकला, उसमें लिखा था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम मोदी से पूछना चाह रहे हैं, मोहन भगवत से पूछना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछना चाह रहे हैं, बताओ इस शख्स में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में जाकर जूता उठाकर भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ फेंके। नरेंद्र मोदी 11 साल आपके प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने
उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अखिलेश यादव को बरेली में घुसने नहीं देंगे। ये बयान उस समय आया है जब प्रदेश में मुस्लिम नेतृत्व को लेकर सियासत गर्म हो गई है और अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और हम नहीं चाहते हैं बरेली को संभल बनाना। अखिलेश यादव शांत माहौल को अशांत करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ये वो शख्सियत हैं और वो ऐसी राजनीति करते हैं कि याद होगा लोगों को कि उनके घर लखनऊ से अकबर नगर कुल 12 किलोमीटर है। 1200 लोगों के घर टूट रहे थे, बिल्डोजर चल रहा था और महीनों कार्रवाई हुई, मगर उनको तौफीक नहीं हुई कि अपने घर से निकल करके 12 किलोमीटर जाकर के वहां लोगों की मिजाज पुरसी करें। आज 250 किलोमीटर दूर बरेली क्यों आ रहे हैं? ये राजनीति करना चाहते हैं। बरेली में अशांति फैलाना चाहते हैं। बरेली की गंगा जमनी तहजीब को वो खत्म करना चाहते हैं। बरेली को वो संभल बनाना चाहते हैं, मगर हम दोबारा बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। 2 साल पहले आजम खान जेल में रहे सीतापुर, 2.5 साल बाद में रहे सीतापुर। रामपुर तो लखनऊ से 300 किलोमीटर है और सीतापुर जेल में 5 साल बिताए आजम खान ने। 110 किलोमीटर लखनऊ से सीतापुर है, वहां तौफीक नहीं हुई जेल में जाने की। आज जो कारवां था वो सब कारवां लुट पिट चुका। जो आजम खान की दुर्गत बनी, जिन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा, उन मुश्किल घड़ी में जरूरत थी कि अखिलेश यादव उनके साथ खड़े रहते, उनके परिवार के साथ खड़े रहते, कानूनी लड़ाई लड़ते। उनके बाप रोडों पे लड़ाई लड़ते थे और जब से 8 साल हो गया, 8 साल योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने हुए, एक मर्तबा भी वो रोड पे नहीं उतरे, सिर्फ बंद कमरे में टूटे खेलते हैं। वो आजम खान को क्या करेंगे आकर के पूछने अपुरसाने हाल। जब जरूरत थी आजम खान के परिवार को अखिलेश यादव की, तब तो वो नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस और दूरसंचार क्षेत्र में भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत के विजन की ताकत को प्रदर्शित करती है। जब मैंने मेक इन इंडिया की बात की तो कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। देश ने इसका जवाब दिया। जो देश कभी 2G के लिए संघर्ष कर रहा था, अब उसके हर जिले में 5G है। आइए जानते हैं पीएम मोदी ने आगे और क्या कहा। फ्रेंड्स, IMC का ये आयोजन अब सिर्फ मोबाइल या टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहा है। सिर्फ कुछ वर्षों में IMC का ये इवेंट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है। साथियों, IMC की ये सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी गई, इसे किसने ड्राइव किया है? साथियों, इस सक्सेस स्टोरी को लिखा है भारत के टेक सेवी माइंडसेट ने। इसे लीड किया है हमारे युवाओं ने, भारत के टैलेंट ने। इसे गति दी है हमारे इनोवेटर्स ने, हमारे स्टार्टअप्स ने। और इसलिए ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, डिजिटल कम्युनिकेशंस इनोवेशन स्क्वायर, इन स्कीम के जरिए हम हमारे स्टार्टअप्स को फंड्स उपलब्ध करवा रहे हैं। 5G, 6G, एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस और टेराहर्ट्ज, इन टेक्नोलॉजीज में टेस्ट बेड्स के लिए सरकार फाइनेंस कर रही है ताकि हमारे स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर पाए। हम स्टार्टअप्स और देश के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बीच पार्टनरशिप को फैसिलिटेट कर रहे हैं।